नमस्कार, संजीवनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक बार हम पुनः उपस्थित हो गए हैं एक नए वीडियो के साथ। तो ये जो वीडियो है ये उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित है और ये उत्तराखंड के इतिहास का 5वां अध्याय है जो कि चंद राजवंश से संबंधित है। तो देखिए, चंद राजवंश जो एक बहुत बड़ा राजवंश है और हमने ये कहा था कि ये कई भागों के अंतर्गत हम इसको अध्ययन कर पाएंगे क्योंकि राजा बहुत ढेर सारे हैं। तो अब तक 4 भाग हम पढ़ चुके हैं और आज हमारा 5वां भाग है। लेकिन 5वें भाग को पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने पिछले चौथे भाग में क्या अध्ययन किया था या उसके पहले के भागों में भी क्या अध्ययन किया था। तो हमने जो अब तक हमने अध्ययन किया है तो हमने ये कहा कि कत्यूरियों की अशांति की जो अवस्था थी उससे लाभ उठाकर सोमचंद नामक एक युवराज ने चंद वंश की स्थापना की थी चंपावत में और उसके बाद के राजाओं ने साम्राज्य का विस्तार करना आरंभ किया था। तो पिछले जो वीडियो था हमारा भाग जो 4 था तो उसमें हमने 2 महत्वपूर्ण शासकों के बारे में बात की थी और एक शासक था उसमें भारती चंद और दूसरा शासक था उसका बेटा रत्नचंद। तो हमने ये देखा कि भारती चंद जब गद्दी पर बैठा तो वो एक विद्रोह के परिणाम स्वरूप जो है गद्दी पर बैठ गया क्योंकि उसका जो चाचा था विक्रमचंद तो वो एक अत्याचारी शासक सिद्ध हुआ और उसकी अव्यवस्था का लाभ उठाकर भारती चंद ने सौनकड़ायत नाम के एक खस अधिकारी की सहायता से गद्दी को हथियाने में सफलता प्राप्त की। लेकिन वो यहीं नहीं रुका। भारती चंद ने डोटी के राज्य का अधीनस्थ सामंत बनने से मना कर दिया और 12 वर्षों के कठिन संघर्ष के पश्चात उसने अपने राज्य को डोटियों के शासन से मुक्त कर लिया और इस प्रकार पहली बार जो चंद है वो स्वतंत्र और प्रभुसत्ता का स्वाद चख सके। उसके पश्चात उसने कई उत्तरी इलाकों पर भी धावे बोले जैसे सीरा, सोर और थल में। और उसके पश्चात जो है जब उसका बेटा था रत्नचंद उसने भी इसके कई महत्वपूर्ण जो है सहायता की थी और इसीलिए भारती चंद ने अपने बेटे के नाम अब गद्दी त्याग दी और इस प्रकार रत्नचंद गद्दी पर बैठा। तो रत्नचंद भी अपने पिता की भांति ही योग्य राजा सिद्ध हुआ और उसने डोटी राज्य में जो विद्रोह हुआ था उसको दबाते हुए डोटी राज्य को अपना अधीनस्थ सामंत बना दिया था। इसके अलावा उसने उत्तरी क्षेत्रों में उसने भी धावे बोले और कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की। तो यहाँ तक हमने अध्ययन कर लिया था और अब रत्नचंद के पश्चात हम कीर्तिचंद का अध्ययन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं कीर्तिचंद। तो सबसे पहले हम अपने शासक कीर्तिचंद का जो है कालावधि लिख लेते हैं। तो देखिए, अगर हम कीर्तिचंद के बारे में बात करें, कीर्तिचंद, तो ये जो कीर्तिचंद है तो इसका जो काल है वो है 1488 से लेके 1503 ईस्वी के मध्य। ठीक है। तो ये जो कीर्तिचंद तो इसके बारे में अगर हम बात करें कीर्तिचंद तो ये बहुत ज़्यादा उपलब्धियों भरा शासक है। तो इसलिए हमारे परीक्षाओं की दृष्टि से और उत्तराखंड के इतिहास को जानने के लिए एक महत्वपूर्ण पात्र है। तो देखते हैं इसकी क्या क्या महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही हैं इस कीर्तिचंद की। तो देखिए, ये जो कीर्तिचंद है ना तो सबसे पहली बात है कि इसे ना राजकुंवर नाम से भी जाना जाता था। अच्छा, अगर हम इस कीर्तिचंद के बारे में बात करें तो ये ऐसा कहा जा सकता है कि चंदों का पहला शासक है जो सबसे बड़ा महान साम्राज्यवादी शासक था। तो इस पॉइंट को भी हम लिख लेते हैं। चंदों का प्रथम महान साम्राज्यवादी शासक था। तो देखिए इसने क्या किया, इस बात को देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहली घटना तो एक ये हुई है कि रत्नचंद के समय हमने ये सीखा था कि ये जो डोटी राज्य था ना, डोटी राज्य, तो ये डोटी राज्य
चंद राज्य के अधीन हो गया था, चंद राज्य के अधीन हो गया था। तो हुआ ये, जैसे रत्नचंद की मृत्यु हुई तो डोटी राज्य ने अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास किया और इसलिए इस राज्य ने विद्रोह कर दिया। तो इस कीर्तिचंद ने अपनी योग्यता का परिचय देते हुए डोटी के इस विद्रोह को कुचल दिया। तो पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि इसे ये प्राप्त हो गई। और उसके पश्चात जो रत्नचंद है, इसने अपना साम्राज्यवाद आरंभ किया। लेकिन रत्नचंद के साम्राज्यवाद को आरंभ करने से पहले हमें बाबा नागनाथ की कहानी को जरूर सुन लेना चाहिए। तो देखिए, ये जो रत्नचंद है ना, सॉरी कीर्तिचंद है, कीर्तिचंद, तो ये बाबा नागनाथ का शिष्य था और यह नाथ संप्रदाय का अनुयायी था, नाथ संप्रदाय का अनुयायी था। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, वो लोग जो उत्तराखंड के संबंध में जिज्ञासु प्रवृत्ति रखते हैं, तो उत्तराखंड में नाथ संप्रदाय का बहुत बड़ा योगदान है या महत्व है। वैसे तो पूरे भारत में है, क्योंकि अभी हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। तो बाबा गोरखनाथ जो हैं इस संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। तो बाबा गोरखनाथ के संबंध में एक हम अलग से एक अच्छा सा वीडियो तैयार करेंगे, ताकि उनके संबंध में, उनकी महानता के संबंध में हमें ठीक ठीक से विस्तार पूर्वक जानकारी हो सके। तो अभी फिलहाल ये कह सकते हैं कि ये जो राजा है ये नाथ संप्रदाय का अनुयायी रहा और कई उत्तराखंड के राजा जो थे इस संप्रदाय के शिष्य या अनुयायी रहे। चलिए, तो हुआ ये था कि एक बार जो नागनाथ बाबा थे वो चंपावत आए, और जब चंपावत आए तो ये जो राजा था, जो कीर्तिचंद था, तो कीर्तिचंद से उनकी मुलाकात हुई। तो जब कीर्तिचंद से उनकी मुलाकात हुई तो उस समय मुलाकात हुई जिस समय डोटी राज्य ने विद्रोह कर दिया था। तो राजा घबरा गया कि अचानक से ये क्या हुआ। तो उसी टाइम पे नागनाथ बाबा आए और नागनाथ बाबा ने एक चाबुक निकाला और चाबुक निकाल के राजा कीर्तिचंद को दे दिया। और राजा कीर्तिचंद को दे दिया तो जो नागनाथ बाबा थे तो उन्होंने कीर्तिचंद से ये कहा कि आप खुद मत जाना युद्ध में, बल्कि अपने बख्शी यानी सेनापति को भेजना और वही आपको जीत दिलाएगा। तो राजा ने नागनाथ बाबा की बात मान ली और अपने बख्शी को वो चाबुक देकर जो है भेज दिया। और बख्शी ने सरलतापूर्वक डोटी के राज्य का जो विद्रोह था उसको कुचल दिया। और इस घटना से चारों ओर बाबा नागनाथ की कीर्ति और यश फैल गया और उनकी प्रशंसा में लोग कसीदे पढ़ने लगे। तो अब राजा का जो है नागनाथ बाबा में विश्वास जाग गया और अब जो राजा है वो लगातार नागनाथ बाबा से परामर्श करने के पश्चात ही अपने काम करने लगा। तो जो नागनाथ बाबा है तो उन्होंने कहा था, जो बाबा नागनाथ हैं, नागनाथ बाबा, तो इंपॉर्टेंट बात वो ये है, नागनाथ बाबा, तो नागनाथ बाबा ने ये कहा था कीर्तिचंद से कि जहाँ तक मेरे बाजे की आवाज़, नाद गूंजेगा वो सारे क्षेत्र जो हैं वो आपके पास हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये कहा जाता है कि जहाँ जहाँ नागनाथ बाबा के बाजे की आवाज़ गई वो सारे इलाके जो है इस कीर्तिचंद के अधीन हो गए। तो कीर्तिचंद ने अपना साम्राज्य विस्तार किया और जब साम्राज्य विस्तार किया तो कीर्तिचंद ने साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करते हुए कई महत्वपूर्ण इलाकों को जीत लिया, जैसे कि छकाता वाला इलाका, छकाता, कैरारो, बोराड़ो, खगमरा, बारामंडल,
कोटा, पाली आदि तमाम इलाकों पर इसने जो है अपने तलवार के बल पर जो है भयानक रक्तपात किया। और इसका परिणाम हुआ कि, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कि कीर्तिचंद ने कुमाऊं के 3/4 भूभाग पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तो अधिकार कर लिया। तो ये इसकी महान उपलब्धि थी कि इसके नेतृत्व में चंदों के पास कुमाऊं का अधिकांश क्षेत्र आ गया। और ये माना जाता है कि इसमें कीर्तिचंद का शौर्य और बाबा नागनाथ का आशीर्वाद सम्मिलित था। तो उसके पश्चात जो बाबा नागनाथ हैं, तो उन्होंने इस कीर्तिचंद को देखिए, ये कुमाऊं क्षेत्र हो गया, ये गढ़वाल क्षेत्र हो गया। तो बाबा नागनाथ ने ये कहा कि मेरे गुरुजी जो हैं सत्येंद्रनाथ, तो ये गढ़वाल आए हुए हैं और राजा आप जो है इस गढ़वाल क्षेत्र को भी विजित कर लो। तो इस प्रेरणा से इसने तैयारियां शुरू कर दी राजा कीर्तिचंद ने। तो कीर्तिचंद ने गढ़वाल अभियान किया। तो अब जरा ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि जब इसका साम्राज्य जो है पूरे कुमाऊं में हो गया, थोड़े से इलाके बचे हुए थे, सीमांत इलाके, तो इसकी सीमाएं ना गढ़वाल से टच करने लगी। तो गढ़वाल की सीमा को स्पर्श करने लगी और सीमा संबंधी विवाद होने लगे। और बाबा नागनाथ के आशीर्वाद से इसने गढ़वाल अभियान किया। तो इस टाइम पे हमने देखिए बार बार एक बात कही है कि जिस टाइम पे यहाँ पे चंद अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, ठीक उसी टाइम पे गढ़वाल में पवार अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। तो राजा कीर्तिचंद का जो समकालीन राजा था वो था अजयपाल, यानी कि हमारे पवार राज्य के सबसे महान शासकों में से एक शासक। तो हुआ ये कि इस चंद राजा ने, यानी कि इस कीर्तिचंद ने अजयपाल के साथ युद्ध किया। और शायद ऐसा माना जाता है कि ये पहला मामला था जब चंद राज्य ने गढ़वाल पर प्रत्यक्ष रूप से आक्रमण किया। तो ये जो लड़ाई हुई, ये चौखुटिया और लोभागढ़ी के रास्ते से हुई। और इस युद्ध में जो अजयपाल है, तो अजयपाल पराजित हुआ, ऐसा विद्वानों का मानना है, पराजित हुआ। और जब पराजित हुआ तो अजयपाल ने हर साल टैक्स पे करना स्वीकार किया। और ये टैक्स जो था स्वर्ण के रूप में था, यानी स्वर्ण कर देना स्वीकार किया। तो देखिए, जो स्वर्ण कर देना स्वीकार किया। और कुछ विद्वान ये भी मानते हैं, जो हम आगे भी पढ़ेंगे, तो कुछ विद्वान मानते हैं कि जो चंदों के आक्रमण हो रहे थे, तो अजयपाल ने अपनी जो राजधानी है, पहले वो यहाँ पे इनकी राजधानी थी चाँदपुरगढ़। तो उसके बाद इसने देवलगढ़ और उसके पश्चात इसने श्रीनगर अपनी राजधानी इसलिए स्थानांतरित की ताकि पवार राज्य को चंद राज्य के धावों से, रेडियल अटैक से बचाया जा सके, ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है। तो इस प्रकार से अजयपाल पराजित हुआ महान कीर्तिचंद के द्वारा। तो इस प्रकार से इस कीर्तिचंद को गढ़वाल में भी महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई। तो हम लिख लेते हैं इसको यहाँ पे, ताकि आप लोग नोट्स ढंग से बना सकें। तो कीर्तिचंद
तो कीर्ति चंद ने पवार शासक जो कि गढ़वाल का था, अजयपाल को पराजित किया, एवं उसे स्वर्ण कर देना स्वीकार किया। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें, स्वीकार किया, तो देखिए इस प्रकार से इस कीर्तिचंद को संपूर्ण कुमाऊं में कुछ इलाकों को छोड़ दे तो विजय प्राप्त करने में सहायता मिली या सफलता मिली, और इसने गढ़वाल शासक को भी पराजित कर दिया, और इस प्रकार से तमाम उपलब्धियां इसके हाथ में आ गई। कीर्तिचंद ने जिन बाबा के आशीर्वाद से इतनी महान उपलब्धियां अर्जित की, उनके संबंध में हमें थोड़ी सी कहानी अवश्य सीखनी चाहिए। तो कहा जाता है कि कीर्तिचंद को बाबा नागनाथ का नाम, वास्तविक नाम नहीं पता था, और जब उनकी मृत्यु हुई तो कीर्तिचंद ने उनकी समाधि राजबुंगा के किले के नज़दीक, मतलब पश्चिमी द्वार पे बना दी, और ये समाधि आज भी है। तो कहा जाता है कि एक दिन कीर्तिचंद जो है वो हरिद्वार गया था, और हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे बाबा नागनाथ ने उसको जो है दर्शन दिए थे। तो नागनाथ बाबा जो है प्रकट हुए, आत्मा प्रकट हुई, और कीर्तिचंद ने बाबा से उनका नाम पूछा। तो बाबा ने कहा कि मेरी समाधि में जो कुछ मिलेगा मेरा नाम वही है। और कीर्तिचंद जब वापस आया, समाधि को देखने लगा, तो वहाँ पर एक नाग पाया गया, और इस प्रकार से बाबा का नाम नागनाथ पड़ गया, ऐसा माना जाता है। तो इस प्रकार से कीर्तिचंद को तमाम उपलब्धियां प्राप्त हुई। अच्छा, इसकी एक उपलब्धि और भी है, जो कीर्तिचंद है ना, कीर्तिचंद, तो इसने जसपुर के निकट अपने नाम से कीर्ति नगर की भी स्थापना की। ठीक है। अच्छा, और इस तमाम उपलब्धियों के पश्चात ये जो राजा है कीर्तिचंद, इसका अवसान हो गया या देह अवसान हो गया। तो ना पंडित रुद्रदत्त पंत, अगर आपको याद हो तो ये नाम हम पहले सुन चुके हैं, पंडित रुद्रदत्त पंत। तो वो लिखते हैं कि राजा कीर्तिचंद चंदवंश का सबसे प्रतापी, कर्मठ या कार्यशील, कर्मठ एवं महान शासक है या था। तो ये पंडित रुद्रदत्त पंत इस कीर्तिचंद के संबंध में लिखते हैं। तो ये है महान उपलब्धियों वाले कीर्तिचंद का वृत्तांत। तो कीर्तिचंद के पश्चात हम अब बात करते हैं उसके उत्तराधिकारियों के बारे में। तो देखिए, अगर हम कीर्तिचंद के बारे में बात करें तो उसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण शासक बना है उसका नाम है प्रतापचंद। तो ये जो प्रतापचंद है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो ना इसकी कोई विशेष उपलब्धि नहीं रही, इसी प्रकार से अगला जो शासक आया उसका नाम है ताराचंद।
और अच्छा, प्रताप चंद्र का समय लिख लेते हैं पहले यहीं पे साइड में। तो ये जो प्रताप चंद्र है इसका समय है 1503 से लेके 1517, ठीक है। और उसके बाद जो अगला शासक आ रहा है, अगला शासक, तो इसका नाम है ताराचंद, ताराचंद। और अगर हम ताराचंद के बारे में विशेष बात करें तो इसकी भी कोई विशेष उपलब्धि नहीं रही, ठीक है। और ताराचंद का जो काल है अगर हम देखें, ताराचंद का यहीं पे लिख लेते हैं 1517 से लेके 1533 के बीच, ठीक है। फिर अगला जो महत्वपूर्ण शासक आ रहा है उसका नाम है मानिकचंद, मानिकचंद। और इस मानिकचंद का जो काल है वो है 1533 से लेके 1542 के मध्य, ठीक है। और अगर हम इस मानिकचंद के बारे में बात करें, मानिकचंद, तो हाँ, इसके समय कुछ महत्वपूर्ण घटना अवश्य घटी है। तो हुआ यह है कि दिल्ली में इस्लाम शाह, एटकिंसन कहते हैं कि दिल्ली में इस्लाम शाह का एक प्रतिद्वंदी पैदा हो गया, ठीक है ना, इस्लाम शाह का। और इसका नाम था ख्वास खां, ख्वास खां। तो ये जो ख्वास खां है, तो इसने जो है दिल्ली में राजनीतिक व्यवस्था उत्पन्न कर दी और उसके बाद इसे दिल्ली छोड़ के भागने पड़ा है। और ये जो है कुमाऊं की तलहटी में आ गया, और कुमाऊं की तलहटी में आ गया तो इस मानिकचंद ने इस्लाम शाह को जो है शरण दी है। और इसकी जानकारी जो मिलती है वो अब्दुल्ला खां ने दी है, अब्दुल्ला खां ने दी है। और इस किताब का नाम है अब्दुल्ला खां की तारीख ए दाऊदी, तारीख ए दाऊदी में इस बात की जानकारी दी है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा तो ना ये बहुत बड़ी बात थी कि दिल्ली के एक बड़े, मतलब जो शक्ति है दिल्ली उस टाइम पे, हमेशा ही रही है, तो उस टाइम पर वहाँ के भगोड़े को कुमाऊं के एक छोटे से राजा ने शरण दी। तो खुद अब्दुल्ला खां और एटकिंसन दोनों ही इस मानिकचंद की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, इसके साहस की, ठीक है। तो उसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण शासक आ रहा है, अगला महत्वपूर्ण जो शासक आ रहा है, और इसका नाम है कल्याणचंद, कल्याणचंद, ठीक है। और कल्याणचंद का जो काल है वो है 1542 से लेके 1551 ईस्वी, लेकिन कोई महत्वपूर्ण विशेषता नहीं। इसके अलावा एक सामान्य शासक आ रहा है और इसका नाम है प्रतापचंद, प्रतापचंद। तो प्रतापचंद जो है इसका जो काल है 1551 से लेके 1555 इसका काल है। और प्रतापचंद भी सामान्य उपलब्धियों वाला शासक रहा। और अब हमारा महत्वपूर्ण शासक आ रहा है और उसका नाम है भीष्मचंद। तो अब हम महत्वपूर्ण शासक भीष्मचंद के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, भीष्म या भीकमचंद, भीकमचंद। तो अगर हम भीष्म या भीकमचंद के बारे में बात करें, भीष्म या भीकमचंद के बारे में बात करें तो 1555 से लेके 1560 ईस्वी इसका काल है। तो देखिए हुआ क्या, इसके बारे में ध्यान से बात करते हैं। तो ये जो भीष्मचंद है ना, भीष्मचंद, तो कोई संतान नहीं थी इसकी, कोई संतान नहीं थी। तो इसीलिए जो भीष्मचंद है, अभी हमने देखिए ताराचंद पढ़ा था ना, तो ताराचंद, ताराचंद के पुत्र कल्याणचंद को इसने गोद ले लिया, कल्याणचंद को गोद ले लिया, को गोद लिया, गोद
लिया, ठीक है ना। और गोद लेने के बाद जो है गोद ले लिया और इसको ना प्यार से बालो नाम दिया, बालो, और बालो नाम दिया। तो इस तरह से इस राजकुमार का नाम हो गया बालो या बलदेव, बलदेव कल्याणचंद, बालो या बलदेव कल्याणचंद इसका नाम हो गया, ठीक है। तो एक तो विशेषता ये रही इस भीष्मचंद के बारे में। तो देखिए हुआ ये कि एक बार ना, मतलब फिर बालो कल्याणचंद बड़ा हो गया, राजकुमार हो गया, तो हुआ ये और राजा भीष्मचंद बूढ़ा हो गया। तो ये था चंदों का राज्य जो उसमें अधिकांश कुमाऊं आ चुका था। तो जब अधिकांश कुमाऊं आ चुका था तो हुआ ये था कि यहाँ पे डोटी राज्य ने ना फिर से विद्रोह कर दिया था, डोटी राज्य ने विद्रोह कर दिया था। और इस भीष्मचंद ने क्या किया कि अपने बेटे बालो कल्याणचंद को भेजा इसको दबाने के लिए, विद्रोह को दबाने के लिए। तो बालो कल्याणचंद कहाँ है? डोटी राज्य में विद्रोह को दबा रहा है। ठीक उसी टाइम पर हुआ ये कि कुछ अन्य इलाकों में भी जो है, जैसे सियुनरा आदि इलाकों में भी विद्रोह होने लगे। तो जब बार बार विद्रोह होने लगे तो भीष्मचंद ने चिंतन किया कि आखिर ये लगातार विद्रोह क्यों हो रहे हैं, इनके कारण क्या है और निवारण क्या है। तो भीष्मचंद ने यह अनुभव किया कि चंद राज्य का विस्तार बहुत अधिक हो चुका है, यानी लगभग सारे कुमाऊं में हो चुका है और अब राजधानी किनारे में है और जो है साम्राज्य में दूर के इलाकों में नियंत्रण रखना मुश्किल हो रहा है। तो भीष्मचंद ने यह निर्णय लिया कि राजधानी जो है साम्राज्य के बीचों बीच होनी चाहिए। तो इसलिए ये जो भीष्मचंद है इसने निर्णय लिया कि वो अल्मोड़ा को अपनी राजधानी बनाएगा, अल्मोड़ा को अपनी राजधानी बनाएगा। तो अब राजधानी को शिफ्ट किया गया। तो जब शिफ्ट किया गया, योजना बनाई गई, तो ये जो अल्मोड़ा वाला जो इलाका है, ठीक है ना, अल्मोड़ा वाला जो इलाका है, तो जो कोसी और सुयाल नदी के बीच का क्षेत्र था, कोसी एवं सुयाल नदी, इन दोनों के बीच में एक पहाड़ी वाले इलाके को चुना गया राजधानी के रूप में। और जब राजधानी के रूप में चुना गया तो यहाँ पर एक खगमरा का किला था। तो खगमरा के किले को राजा ने उसका जीर्णोद्धार कराया। अच्छा हाँ, इसके अलावा ना अभी हमने कीर्तिचंद पढ़ा था, तो उसने भी जो है एक मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था और उस मंदिर का नाम था बालेश्वर मंदिर। तो राजा इस भीष्मचंद ने खगमरा के किले को उसका जीर्णोद्धार कराया और अपने रहने लायक टेम्परेरी व्यवस्था कर ली। और अब कुछ समय पश्चात यहाँ पे जो है राजधानी का निर्माण आरंभ होने वाला है। तो हुआ ये है कि अब जो चंद हैं जो अल्मोड़ा में आ जाएंगे। तो देखिए हमने कहा था यहाँ की जो स्थानीय और जो लड़ाकू जाति थी वो खस थे और खसों को दबाकर ही चंदों ने यानी राजपूतों ने या क्षत्रियों ने यहाँ पे अपना राज्य स्थापित किया था। तो हमेशा से खसों के मन में अपने पुराने वैभव की याद सताती थी और वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि बाहरी जो ये चंद हैं उनके राज्य पर शासक वर्ग के रूप में कार्य करें। तो एक रामगढ़ या गागर और रामगढ़, तो रामगढ़ का एक खस अधिकारी है जिसका नाम था गजुआ ठींगा, जिसका नाम था गजुआ ठींगा। तो ये जो गजुआ ठींगा तो इसने क्या किया, तो ये जो गजुआ ठींगा है ये बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करने लगा और इसको ये बिल्कुल सहन नहीं हुआ कि चंद जो हैं अब उनके उत्तर के पहाड़ी इलाकों पर भी अपना पूर्ण नियंत्रण रख लेंगे। तो वो ईर्ष्या से बहुत ज़्यादा क्रोधित हो उठा और उसने एक रात जो है चुपके से आक्रमण किया सेना बटोर के, और जो बूढ़ा राजा जो था भीष्मचंद और एक यहाँ पर राजकुमार भी था जिसका नाम था जॉन शाह। तो इसने जो है भीष्मचंद और जॉन शाह की हत्या कर दी और इस प्रकार से
इस भीष्मचंद्र को यहाँ पर अपनी राजधानी को पूर्ण रूप से भली भांति स्थापित करने का अवसर प्राप्त नहीं हो पाया। अच्छा, अब एक कहानी भी सुन लेते हैं कि भीष्मचंद्र ने इस सुयाल और कोसी की नदी या कौशिकी या कोसी नदी के बीच के इलाके को ही क्यों चुना। तो देखिए, एक तो कारण हमने जान लिया कि ये जो अल्मोड़ा वाला इलाका था ये चंद राज्य के बीचों बीच था, लेकिन इस राजधानी या इस इलाके को चुनने के पीछे एक किंवदंती भी प्रचलित है। हालांकि आप हमारा जो ये YouTube चैनल है आपका संजीवनी आईएएस का, उसमें अल्मोड़ा को राजधानी बनाने का एक संक्षिप्त कहानी अलग से भी दी गई है, लेकिन संक्षेप में यहाँ भी बात कर लेते हैं। तो जो मैडन महोदय हैं, मैडन महोदय हैं, तो वो इस संबंध में कहानी का वर्णन करते हैं। तो वो लिखते हैं कि असल में जब एक बार राजा भीष्मचंद्र शिकार पे गया हुआ था तो उसने खरगोश का पीछा किया, और खरगोश जो है दौड़ते 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 उस इलाके में पहुंचा जिसे आज हम अल्मोड़ा कहते हैं, और वो अचानक से वहां पे जो है शेर में परिवर्तित हो गया। तो इस विचित्र घटना का जो सारा वृत्तांत है राजा ने अपने ज्योतिषी को सुनाया, और ज्योतिषी ने कहा कि महाराज ये इस मिट्टी का गुण है कि यहाँ पे खरगोश भी शेर की भांति हो जाता है, इसलिए यहाँ पे राजधानी बनाना अच्छी बात होगी और ये शुभ होगा। तो राजा ने ज्योतिषी की बात मान ली और यहाँ पर जो है पूजन शुरू हो गया, भूमि पूजन शुरू हो गया और राजधानी की नींव रख दी गई। तो जब राजधानी की नींव रख दी गई तो अब क्या है कि उस समय एक लोहे की शलाका मतलब कील जमीन में गाड़ दी गई, और ये माना गया कि ये जो शलाका है पाताल लोक चली गई है और भगवान जो शेषनाग जो पाताल लोक में रहते हैं उनके सिर में जाके गड़ गई है, यानी इसकी जड़ें बहुत मजबूत हो गई हैं और ये राज्य बहुत ज़्यादा दीर्घायु होगा। लेकिन ना जाने क्यों राजा को कुछ भ्रम हुआ और उसने कील को निकालने का आदेश दे दिया, और फिर ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि चूंकि कील निकाल दी गई है इसलिए अब ये राज्य दीर्घायु नहीं रहेगा। इसीलिए कुछ लोग ये कहते हैं कि कील निकालने से जो अपशकुन हुआ उसी के कारण गोरखे जो है चंदों को पराजित करने में सफल रहे और चंद वंश का शीघ्र ही अवसान हो गया। खैर, सत्यता कुछ भी रही हो, लेकिन कुल मिला के एक किंवदंती ये अवश्य लोकप्रिय हुई। तो जिस वक्त जो है भीष्मचंद्र की मृत्यु हुई तो अभी हमने सीखा था कि उस टाइम पे उसका बेटा जो है जिसका नाम बालो कल्याण चंद है वो डोटी राज्य में विद्रोह को दबा रहा था। तो जब ये सूचना उसे डोटी राज्य में मिली तो उसने डोटियों से जो है एक संधि कर ली और उनकी सहायता से और अपनी सेना को लेकर जो है वो जो है इस अल्मोड़ा इलाके में आ गया, और अल्मोड़ा इलाके में आने के बाद उसने जो गजवा ठींगा है उसकी हत्या कर दी और पुनः इस इलाके पर अपनी प्रभुसत्ता जमा दी, और इस प्रकार से 1560 ईस्वी में जो बालो कल्याण चंद है वो गद्दी पर बैठ गया। तो अब हमारा जो अगला राजा है उसका नाम है बालो कल्याण चंद। तो देखिए, अब हम बात करते हैं बालो कल्याण चंद के बारे में। तो बालो कल्याण चंद, तो ये जो बालो कल्याण चंद है, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं बालो कल्याण चंद के बारे में, तो इसके मामले में भी ना कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। इसने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की हुई हैं। तो पहले इसका काल लिख लेते हैं। 1560 से लेके 1568 ईस्वी इसका काल है, ठीक है। और इस बालो कल्याण चंद के बारे में अगर हम बात करें, इस बालो कल्याण चंद के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसकी विशेषता क्या हुई, तो इसकी विशेषता ये है कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो कलपाणी गाड़, भेटा, अभिलेख में ना इसे महाराजा धीराज
श्री कल्याणचंद कहा गया है। ठीक है ना, याद रखने वाली बातें हैं। तो कल्पाणी भेटा अभिलेख में इसको महाराजा अधिराज श्री कल्याणचंद कहा गया है। तो हुआ ये था कि राजधानी परिवर्तन की जो योजना बनाई थी वो तो भीष्मचंद ने बनाई थी, और उसने एक टेम्परेरी व्यवस्था भी कर ली थी खगमरा कोट में अपने रहने की, लेकिन उसे राजधानी को स्थापित करने का समय नहीं मिल पाया क्योंकि उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। तो अब ये काम जो है बालोज कल्याणचंद के द्वारा पूरा किया गया। तो राजधानी के लिए भवन बनाए गए और खुद बालो कल्याणचंद ने अपने लिए नैल पोखर नाम की जो जगह है, तो वहाँ पर इसने अपने लिए एक महल बनाया और इस इलाके को आज पलटन बाजार कहते हैं। पलटन बाजार कहते हैं। ठीक है, तो तमाम व्यवस्था की गई, अलग अलग भवन बनाए गए, कार्यालय बनाए गए और तमाम आधारभूत संरचना का विकास किया गया। तो इस राजधानी को जो है ना आलमनगर कहा गया। इस राजधानी को आलमनगर कहा गया। आलमनगर। तो कुछ विद्वानों का यह कहना है कि संभवतः मुस्लिम राजाओं को प्रभावित करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए या उनके प्रभाववश शायद इस प्रकार का नाम रखा गया। लेकिन हुआ ये कि जो जागेश्वर मंदिर है, जागेश्वर मंदिर, तो राजा ने क्या किया, जागेश्वर मंदिर के बर्तनों को मलने के लिए ना, और मूर्ति या बर्तनों को मलने के लिए अल्मोड़ा या किलमोड़ा या चलमोड़ा या भिलमोड़ा नामक एक स्थानीय घास मंगाने के लिए कुछ आदमी को अपॉइंट किया, और इस घास के नाम पर ही आलमनगर का नाम, आलमनगर तो फेमस नहीं हुआ बल्कि इसका नाम अल्मोड़ा फेमस हो गया, ऐसा माना जाता है। तो भीष्मचंद जो बालो कल्याणचंद है, तो माना जाता है कि 1563 ईस्वी में इसने अल्मोड़ा को अपनी एक सुव्यवस्थित राजधानी बनाई। अच्छा, इसके अलावा अब बात करते हैं आगे। ठीक है, तो अब जब इसने यहाँ राजधानी बनाई तो उससे कुछ गड़बड़ियाँ पैदा हुई। गड़बड़ियाँ क्या पैदा हुई? हुआ ये कि अब सारा जो स्टाफ है, अधिकारी वर्ग है, वो अल्मोड़ा में था। तो जब अल्मोड़ा में था तो उससे चंपावत में जो चौथानी ब्राह्मण थे, हमें याद है, हमने ये पढ़ चुके हैं, चौथानी ब्राह्मण थे। और इसके अलावा ये जो मेहरा और फरत्याल धड़े थे, मेहरा और फरत्याल धड़े थे, फरत्याल वर्ग थे, तो ये लोग नाराज हो गए। क्यों? क्योंकि अब इनके जो पैतृक अधिकार थे वो इनसे छिन रहे थे और राजा नए लोगों को जो है अल्मोड़ा में पद दे रहा था। तो इनके असंतोष को दूर करने के लिए राजा ने इन चौथानी ब्राह्मणों को अल्मोड़ा बुलाया और मेहरा फरत्यालों को बुला के उनको पद और शक्तियां पुनः वापस की। तो इन ब्राह्मणों को जैसे भिजाड़, झिजाड़, दनिया और इन तमाम इलाकों में बसाया। इसके अलावा ना कि जब ये अल्मोड़ा में आ गए तो इस बालो कल्याणचंद ने इसने गंगोली पर भी आक्रमण किया था। गंगोली में ना मणकोटी राजा राज करते थे, मणकोटी। तो ये जो मणकोटी राजा राज करते थे यहाँ पे, मणकोटी, तो जब मणकोटी हार गए तो मणकोटी इस राज्य में पंत नाम के जो ब्राह्मण थे वो ऊंचे ऊंचे पदों को प्राप्त थे। तो जब इस राज्य का इस बालो कल्याणचंद ने विलय किया तो उसने इन पंतों को भी अल्मोड़ा में बसाया और इनको ऊंचे ऊंचे पद दिए। और इस प्रकार से चंद जो राजनीति में पंतों की भूमिका भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई।
अब हम पुनः दोहरा लेते हैं। देखिए हमने सोर, सीरा इस तरह के राज्य पढ़े, तो एक राज्य और आ गया जिसका नाम है मणकोटी। ये वैसे नाम पहले भी आ चुका है, लेकिन कोई बात नहीं। तो मणकोटी राज्य के बारे में हम अलग से, इसके इतिहास के बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे, और इससे हमें छोटे छोटे राज्यों के बारे में भी जितनी भी जानकारी भी उपलब्ध हो सकी है विद्वानों को, उससे हम ठीक से परिचय कर पाएंगे। तो इस प्रकार से जो बालो कल्याणचंद जो है, बालो कल्याणचंद, तो वो बालो कल्याणचंद जो है बालो कल्याणचंद, तो इस प्रकार से अब दोहरा लेते हैं। तो 1563 में उसने राजधानी को स्थापित किया। उसका नाम आलमनगर रखा, लेकिन वो नहीं चल पाया। अल्मोड़ा नाम ही प्रसिद्ध हुआ, जो कि आज भी है। और इसने क्या किया, चौथानी ब्राह्मणों और मेहरा एवं फरत्यालों को अल्मोड़ा बुलाया, और जब मणकोटी राज्य का विलय किया तो वहाँ के पंतों को इसने ऊंचे ऊंचे पद दिए। तो ये तमाम उपलब्धियाँ जो है ये बालो कल्याणचंद के नाम रही। तो इस प्रकार से जो बालो कल्याणचंद है, तो उसको श्रेय जाता है कि उसने अल्मोड़ा में राजधानी को स्थापित किया। अब हम बालो कल्याणचंद की अन्य उपलब्धि के बारे में बात करते हैं। तो देखिए अभी हमने ये सीखा है कि अधिकांश इलाका जो है वो चंदों के पास आ गया था, उत्तरी सीमांत इलाकों को छोड़ के। तो हुआ ये है कि ये जो डोटी राज्य था ना, डोटी राज्य, तो डोटी राज्य की ही शाखाएं सोर, सीरा, थल इन इलाकों पर राज करती थी। तो हुआ ये था कि जो बालो कल्याणचंद था, तो ये ना सीरा का जो इलाका था ये उसे अपने कब्जे में करना चाहता था, लेकिन सीरा का जो इलाका था ये डोटी के अधीन था। और कमाल की बात ये भी है, ध्यान से सुनिएगा, कि ये जो डोटी का राजा था इस टाइम पे वो था नागमल, और नागमल की जो बहन थी, उस बहन का विवाह बालो कल्याणचंद से हुआ था। क्या आप समझ रहे हैं? तो हमने क्या कहा कि बालो कल्याणचंद की पत्नी दरअसल डोटी राजा नागमल की बहन थी। तो इस क्या नाम है इसका, जो बालो कल्याणचंद है, इसने अपनी पत्नी से कहा कि आपके भाई ने मुझे कोई महत्वपूर्ण दहेज नहीं दिया है, तो आप जाएं और उनसे जो है सीरा का इलाका दहेज के रूप में लेके आए। तो जो बहन है वो अपने भाई के पास गई और उसने इस मांग को रखा। तो डोटी के राजा नागमल ने कहा कि सीरा हमारे सर के समान है, हमारे सर के समान है, इसलिए इसको तो नहीं दे पाएंगे, बल्कि हाँ सोर जो इलाका है, सोर क्षेत्र, इसे यौतुक यानी कि दहेज में दे देंगे। और इस प्रकार से दे देंगे। तो इस प्रकार से क्या हो गया कि सोर क्षेत्र जो है बिना युद्ध के ही चंद राज्य का अभिन्न अंग बन गया। तो ये तमाम महत्वपूर्ण उपलब्धियां जो हैं ये है बालो कल्याणचंद की। तो मुझे लगता है कि हमारे वीडियो की लेंथ पर्याप्त हो गई है, तो वीडियो को अनावश्यक ना बढ़ाते हुए, ताकि वो लेंथी और बोरिंग ना हो जाए, हम इसको आज यहीं समाप्त करते हैं। तो आप आराम से पढ़ते रहिए, ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए, समझते हुए पढ़ते रहिए, तो याद हो जाएगा। याद रखिए हमें बहुत ढेर सारा पढ़ना है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है अगर अच्छे अंक अर्जित करने हैं। लेकिन एक निवेदन ये भी है कि केवल अंकों तक ही अपनी पढ़ाई के दायरे को सीमित ना करिए, बल्कि हमारी जो देवभूमि है उसके हम कण कण से परिचित हो जाएं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो हम परीक्षाओं को ध्यान में तो रखेंगे ही, लेकिन देवभूमि को आत्मा में उतारते हुए हम अध्ययन करेंगे। तो अपना दिन और अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।